यह कहानी एक ऐसे खतरनाक स्नाइपर की है जो कई किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी मार सकता था, चाहे उसकी आंखों पर पट्टी ही क्यों न बंधी हो। लेकिन कभी यही आदमी एक साधारण गणित का शिक्षक हुआ करता था। उसे युद्ध और हथियारों से नफरत थी। फिर उसकी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ जिसने एक शांत इंसान को बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। वहां एक छोटे से घर में माका और उसकी पत्नी नास्तिया रहते थे। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। नास्तिया लकड़ी से खूबसूरत मूर्तियां बनाती थी, जबकि माका पास के स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाता था। बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक लड़का था जिसका नाम ईवन था। वह अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का था और रोज माका का मजाक उड़ाता था। वह चाहता था कि माका गुस्से में उसे मार दे ताकि वह शिकायत करके उसे स्कूल से निकलवा सके। मगर माका बेहद शांत स्वभाव का इंसान था। माका के घर में टीवी जैसी कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए उसे दुनिया की खबरें कम ही मिलती थी। एक दिन स्कूल में उसने टीवी पर देखा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और कई जगहों पर कब्जा कर लिया गया है। उसी शाम जब वह घर लौटा तो उसे पता चला कि नास्तिया मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन माका रोज की तरह साइकिल पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने दो सैनिक देखे जिनकी वर्दी यूक्रेनी सेना जैसी नहीं थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जब वह स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली पड़ा था। तभी टीवी पर खबर आई कि रूसी सैनिक यूक्रेन के अंदर घुस चुके हैं। यह सुनते ही माका को अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी और वह तुरंत घर की तरफ भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि वही सैनिक उसकी पत्नी को बेरहमी से पीट रहे थे। माका ने रोकने की कोशिश की तो सैनिकों ने उसे भी मारना शुरू कर दिया। वह हाथ जोड़कर कहता रहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे मत मारो। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। फिर सैनिकों ने घर की तलाशी ली और कुछ न मिलने पर गुस्से में घर को आग लगा दी। अपना जलता हुआ घर देखकर नास्तिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पत्थर उठाकर सैनिकों पर हमला कर दिया। तभी एक सैनिक ने गोली चला दी और नास्तिया वहीं गिर पड़ी। अपनी पत्नी को आंखों के सामने मरते देख माका की दुनिया टूट गई। वह उसे अपनी बाहों में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने नास्तिया के लिए कब्र खोदी और माका को हिम्मत रखने को कहा। लेकिन माका अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी पत्नी, उसका होने वाला बच्चा, उसका घर, सब उससे छिन चुका था। अब उसके दिल में सिर्फ बदले की आग बची थी। उसने फैसला कर लिया कि वह उस रूसी सैनिक को जरूर मारेगा जिसने उसकी पत्नी की जान ली। उसने उन सैनिकों से विनती की कि उसे भी सेना में भर्ती कर लिया जाए। सैनिक उसे अपने बेस पर ले गए। जाते वक्त माका अपनी पत्नी की बनाई हुई एक छोटी लकड़ी की मूर्ति साथ ले गया, जिसे वह हमेशा अपने पास रखना चाहता था। मिलिट्री बेस पहुंचने पर वरिष्ठ अधिकारी ने पहले उसे भर्ती करने से मना कर दिया। उसे शक था कि माका कहीं जासूस न हो। लेकिन जब पूरी कहानी पता चली कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे को मार डाला, तब अधिकारी का दिल पिघल गया। आखिरकार माका को सेना में भर्ती कर लिया गया। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। वह सिर्फ एक शिक्षक था, इसलिए हथियार चलाना उसके लिए आसान नहीं था। बाकी सैनिक तेजी से अपनी राइफल तैयार कर लेते, लेकिन माका सबसे पीछे रह जाता। अधिकारियों को लगता था कि वह कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, मगर माका हार मानने वालों में से नहीं था। एक रात ट्रेनिंग के दौरान उसने अपने सीनियर से कहा कि अब उसे उसके असली नाम से नहीं, बल्कि उसके कोड नेम रेवन से बुलाया जाए। यह सुनते ही बाकी सैनिक हंसने लगे। सीनियर अधिकारी ने कहा कि कोड नेम कमाना पड़ता है और उसके लिए देश के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। माकोला ने इन बातों को दिल पर नहीं लिया। उसने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। जब बाकी सैनिक सो जाते, तब भी वह देर रात तक अभ्यास करता रहता। एक दिन सीनियर अधिकारी ने बताया कि रूसी सेना से लड़ने के लिए उन्हें और स्नाइपर्स की जरूरत है। उसने पूछा कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सैनिक खड़े हुए और माकोला भी उनमें शामिल था। उसे देखकर बाकी सैनिक फिर हंसने लगे। सीनियर ने कहा कि वह अभी स्नाइपर बनने लायक नहीं है क्योंकि वह ठीक से राइफल तक नहीं संभाल पाता। लेकिन माकोला ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि उसे बस एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। सीनियर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि अगर वह 20 सेकंड में राइफल खोलकर फिर जोड़ दे, तभी उसे मौका मिलेगा। माकोला ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, राइफल खोली और फिर जोड़ दी। उसने यह काम सिर्फ 18 सेकंड में पूरा कर दिया। यह देखकर सभी सैनिक हैरान रह गए। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। सीनियर अधिकारी भी प्रभावित हुआ और उसने माकोला को स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान बाकी सैनिकों को आधुनिक राइफलें दी गईं, जबकि माकोला को पुरानी बंदूक मिली। उसने नई राइफल मांगी, लेकिन सीनियर ने कहा कि पहले उसे खुद को साबित करना होगा। मजबूरी में माकोला ने पुरानी बंदूक से ही अभ्यास जारी रखा। सीनियर उन्हें सिखाता था कि एक असली स्नाइपर किसी भी हालत में अपनी जगह से नहीं हिलता। इसी की परीक्षा लेने के लिए ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षुओं के पास गोलियां चलाई जाती। जो भी डरकर हिल जाता, उसे बाहर कर दिया जाता। जब माकोला की बारी आई तो वह बिल्कुल नहीं हिला और लगातार अपने निशाने पर ध्यान लगाए रखा। उसने यह कठिन परीक्षा भी पास कर ली। अगली ट्रेनिंग और भी मुश्किल थी।
स्नाइपर्स को सिर्फ एक बार लक्ष्य दिखाया जाता और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती। इसके बाद उन्हें अंदाजा लगाकर निशाना लगाना होता। कई सैनिक इस परीक्षा में सफल हो गए, लेकिन जब माकोला की बारी आई तो उसका निशाना थोड़ा चूक गया। वजह उसकी पुरानी राइफल थी, जिससे सटीक निशाना लगाना आसान नहीं था। फिर भी सबको पता था कि अगर उसके पास नई राइफल होती तो वह लक्ष्य जरूर भेद देता। अब सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। रात के अंधेरे में फ्लेयर की हल्की रोशनी में लक्ष्य पर गोली चलानी थी। सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा और बाकी सैनिकों ने तुरंत फायर कर दिया, लेकिन कोई भी निशाना नहीं लगा पाया। माकोला ने गोली नहीं चलाई। उसने समझ लिया कि सीधे रोशनी देखकर निशाना लगाना बेकार है। जब दूसरा फ्लेयर छोड़ा गया तो उसने उसकी रोशनी से दूरी का अंदाजा लगाया और अपने गणित के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए गोली चलाई। अगले ही पल उसका निशाना बिल्कुल सही लगा। यह देखकर सीनियर अधिकारी और बाकी सैनिक दंग रह गए। इससे पहले कोई भी यह टेस्ट पास नहीं कर पाया था। उसी दिन सीनियर ने उसे उसका पसंदीदा कोड नेम दे दिया, रेवन। दिन बीतते गए और माकोला पूरी लगन से ट्रेनिंग करता रहा। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। कर्नल ने उसे सलाम किया और बताया कि वह ट्रेनिंग में सफल हो चुका है। कुछ दिनों बाद कर्नल उसके पास आया और कहा कि सामान तैयार करो, क्योंकि उन्हें मिशन पर जाना है। खबर मिली थी कि रूसी सैनिकों ने एक चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जल्द ही माकोला और उसकी टीम वहां पहुंच गई और अपनी पोजीशन ले ली। तभी एक गाड़ी चेकपोस्ट की तरफ आती दिखाई दी। कर्नल ने तुरंत गोली चलाने से मना कर दिया। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने गाड़ी रोकी, अंदर बैठे लोगों के पासपोर्ट चेक किए और पूरी गाड़ी की तलाशी ली। सब ठीक मिलने पर उन्होंने लोगों को जाने दिया, लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रख लिए। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगे तो सैनिकों ने उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर कर्नल ने फायर का आदेश दे दिया। अगले ही पल सभी स्नाइपर्स ने अपने निशाने साधे और रूसी सैनिक ढेर हो गए। इस तरह उनका पहला मिशन सफल रहा। मिशन के बाद जब सब बेस लौटे तो माकोला ने देखा कि उसके कई साथी गायब हैं। उसने चिंता से पूछा कि बाकी सैनिक कहां हैं। उसे बताया गया कि उन्हें दूसरे मिशन पर भेजा गया था। अगले दिन खबर आई कि उन सैनिकों में से कई मारे गए। उन्हें एक रूसी स्नाइपर ने खत्म कर दिया था, जिसका नाम सीरी था। वह रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता था। कुछ दिन बाद माकोला अपनी टीम के साथ अगले मिशन पर निकला। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछाई और अपनी जगह ले ली। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक वहां पहुंचे और उनमें इवन भी था, वही लड़का जो स्कूल में माकोला को परेशान करता था। अब वह रूसी सेना में शामिल हो चुका था। जैसे ही कर्नल ने गोली चलाने का आदेश दिया, माकोला रुक गया। वह अपने पुराने छात्र को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने जज्बात दबा दिए और पास रखी लैंडमाइंस पर गोली चला दी। जोरदार धमाका हुआ और सभी रूसी सैनिक मारे गए, जिनमें इवन भी शामिल था। सब शांत होने के बाद कर्नल ने गुस्से में पूछा, आदेश मिलते ही तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? माकोला ने धीमी आवाज में कहा, उनमें मेरा एक छात्र था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने समझाया, यहां वह तुम्हारा छात्र नहीं था, वह दुश्मन था। रूसी सेना में शामिल होना उसका अपना फैसला था, इसलिए खुद को दोष मत दो। मिशन खत्म होने के बाद सब बेस कैंप लौट आए। अब कर्नल को माकोला पर पूरा भरोसा हो चुका था और वह अक्सर उसके साथ समय बिताता था। एक दिन कर्नल ने उसे अपने परिवार की तस्वीर दिखाई। उसने कहा, मेरी बेटियों को नहीं पता कि उनका पिता सैनिक है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं बिजनेस करता हूं, यहां तक कि मेरी पत्नी ने भी उन्हें सच नहीं बताया। यह सुनकर माकोला को अपनी पत्नी याद आ गई और उसने भी अपनी दर्द भरी कहानी कर्नल को सुनाई, कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी और उसके अजन्मे बच्चे को उससे छीन लिया। माका अपनी पत्नी की याद में टूट चुका था, लेकिन कर्नल ने उसे संभाला। अगली सुबह सभी लोग अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़े। यह मिशन बेहद अहम था, क्योंकि खबर मिली थी कि रूसी सैनिकों का एक बड़ा दल उसी रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और माकोला जल्दी से अपनी जगह पर पहुंच गए और निशाना साधकर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें दो रूसी सैनिक दिखाई दिए जो अपनी बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। तभी माकोला की नजर एक सैनिक पर पड़ी, वही आदमी जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। वह अब सीधे उसकी बंदूक के निशाने में खड़ा था। माकोला ने गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। माकोला का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने दोबारा अनुमति मांगी, मगर इस बार भी कर्नल ने इनकार कर दिया। आखिरकार माकोला खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने गोली चला दी। सैनिक वहीं ढेर हो गया, लेकिन इस एक गोली ने उनकी पूरी पोजीशन दुश्मनों के सामने खोल दी। कर्नल गुस्से में चिल्लाया, तुमने क्या कर दिया? लेकिन इससे भी बड़ा खतरा पास ही मौजूद था। रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर सीरी भी वहीं छिपा हुआ था और अब उसे उनकी लोकेशन मिल चुकी थी। कर्नल ने तुरंत सीरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सीरी ने हेडशॉट मार दिया। कर्नल वहीं मारा गया। कर्नल की मौत देखकर माकोला समझ गया कि उसकी एक गलती कितनी भारी पड़ गई। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने जबरदस्त फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख माकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। वह कर्नल की लाश को खींचते हुए किसी तरह दुश्मन इलाके से बाहर निकला और बेस तक पहुंच गया।
कर्नल की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह खुद को ही इसका जिम्मेदार मान रहा था। उसी वक्त उसने कसम खाई कि अब वह सीरी को मारकर बदला जरूर लेगा। कुछ समय बाद उसे खबर मिली कि 2 रूसी स्नाइपर्स एक इलाके में मौजूद हैं। माकोला तुरंत मिशन पर निकल पड़ा। उसने अपनी पोजीशन ली और पहला स्नाइपर मार गिराया, लेकिन उसी दौरान दूसरे स्नाइपर ने उसके हाथ में गोली मार दी। घायल होने के बावजूद माकोला को पीछे नहीं हटा और उसने दूसरे स्नाइपर को भी खत्म कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बाद वह एक गुप्त ठिकाने पर जाकर आराम करने लगा। इसी दौरान आर्मी मेजर का फोन आया। उसने बताया कि जिस स्नाइपर ने कर्नल को मारा था उसकी पहचान हो चुकी है। उसका नाम सीरी था और वह रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता था। कहा जाता था कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता। उसने यूक्रेन के कई बेहतरीन स्नाइपर्स को मारा गिराया था। वह सैनिकों को मारने के बाद उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालता था ताकि यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूट जाए। मेजर ने बताया कि सीरी आमतौर पर अपनी जगह नहीं बदलता और एक ही जगह से अपने दुश्मनों का शिकार करता है। इसके बाद उसे खत्म करने की योजना बनाई गई। योजना के मुताबिक 2 टीमें हमला करने वाली थीं। पहली टीम सामने से हमला करती जबकि दूसरी पीछे से घुसती। उसी दौरान माकोला बिल्डिंग के अंदर जाकर सीरी को खत्म करता। योजना तैयार होते ही सभी मिशन पर निकल पड़े। जगह पर पहुंचकर स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली। दूसरी तरफ माकोला चुपके से उस बिल्डिंग के अंदर घुस गया जहां 2 रूसी सैनिक बातें कर रहे थे। उसने बिना देर किए दोनों को मार गिराया और अंदर बढ़ गया। माकोला ने अपनी टीम को इशारा दिया। सिग्नल मिलते ही यूक्रेनी स्नाइपर्स ने हमला शुरू कर दिया। गोलियों की बारिश होने लगी और कई रूसी सैनिक मारे गए। उधर सीरी को शक हुआ क्योंकि उसके साथी जवाब नहीं दे रहे थे। वह तुरंत बिल्डिंग की छत पर पहुंचा। वहां मौजूद रूसी स्नाइपर पहले ही मारा जा चुका था। अब सीरी समझ चुका था कि वह चारों तरफ से घिर चुका है। उसने तुरंत बैकअप के लिए संपर्क किया, लेकिन जवाब मिला कि मदद पहुंचने में अभी 10 मिनट लगेंगे। घबराकर वह वापस अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर सामने रखी एक छोटी लकड़ी की मूर्ति पर पड़ी। यह वही मूर्ति थी जो माकोला की पत्नी ने बनाई थी। सीरी कुछ समझ पाता उससे पहले ही माकोला ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई हुई और आखिरकार माकोला ने सीरी को चाकू मारकर खत्म कर दिया। इस शोर से बिल्डिंग में मौजूद एक और स्नाइपर सतर्क हो गया, लेकिन माकोला ने उसके पास ग्रेनेड फेंक दिया और धमाके में वह भी मारा गया। कुछ देर बाद सीरी की मदद के लिए रूसी सैनिकों की टीम वहां पहुंच गई। उन्हें नहीं पता था कि सीरी मर चुका है। जब उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो जवाब माकोला ने दिया। उसने कहा, अब तुम सब मरने वाले हो। इतना कहकर उसने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। गोली चलते ही रूसी सैनिक घबरा गए और ट्रक से बाहर निकलने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यूक्रेनी स्नाइपर्स पहले से घात लगाकर बैठे हैं। अगले ही पल ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई और सभी रूसी सैनिक मारे गए। कुछ दिनों बाद माकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसे महसूस हुआ कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है। जिन लोगों ने उसकी पत्नी और कर्नल की जान ली थी वे अब जिंदा नहीं थे। वहीं खड़े होकर उसने कसम खाई कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।